गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे जान रहे हो कि आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 करने वाले हैं और इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 तक वीडियो आ चुका है, जिसमें मैंने ओम्स लॉ एंड उसके डिपेंडेंसी तक कवर किया है। तो यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 देख लेते हो तो उससे क्या होगा कि पार्ट 5 से जो आगे पढ़ाया जाएगा वो काफ़ी हद तक और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक देखो। उससे क्या होगा कि बढ़िया से बढ़िया चीज़ आपको पता चलेगा और जो चीज़ नहीं मालूम है उस चीज़ का भी आपको नॉलेज हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आप इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुंचे जो कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, और लाइक दो ताकि इसे रीच मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके, और वे भी सब्सक्राइब कर ले ताकि उन तक जो भी इस चैनल के थ्रू वीडियो डाला जा रहा है वो उन तक पहुँचे। मैं कुछ ही दिन बाद क्लास टेंथ के लिए मैथ का भी लेके आऊँगा। अभी तो साइंस का सीरीज चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का चल ही रहा है। धीरे धीरे मैं क्या करूँगा कि मैथ का लेके आऊँगा, उसके बाद धीरे धीरे एसएसटी का भी आ जाएगा। हम लोगों का टारगेट यही है कि आप लोगों को दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो जनवरी फरवरी का समय मिल रहा है टेंथ वाले बच्चों का, मैं उनको अच्छी तरीके से और एक तरह से बोला जाए एडवांस लेवल तक तैयारी करा सकूँ, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा सकूँ। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करो ताकि पहुँचे, ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेसिस्टिविटी। इससे पहले हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ किस पे डिपेंडेंट है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी हम लोग देख लेते क्या है। एक्चुअली में हम लोग पहले क्या पढ़े हैं? हम लोग पहले पढ़े हैं ओम्स लॉ में कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ओके, तो हम लोग पढ़े थे रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फिर सेकेंड पॉइंट क्या पढ़े थे कि रेसिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और यदि इसी दोनों इक्वेशन को हम कॉम्बाइन कर दें तो हमको ये मिलेगा। क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू एल बाई ए मिलेगा। ठीक है, ओके। R इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एल बाई ए मिलेगा। उसमें एक रो लगा दिया गया, ठीक है, जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रो RHO उसको लिखा जाता है RHO, लेकिन उसको हम लोग रेसिस्टिविटी कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ आगे लिखा हुआ है हमारा where rho is constant called known resistivity of material of conductor. Resistivity is also known as स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि रेसिस्टिविटी को हम लोग और क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में आगे क्या दिया हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ क्या है। फॉर अ गिवन कंडक्टर हैविंग अ स्पेसिफिक length L, area of cross section A, the resistance R is directly proportional to its resistivity। मीन्स क्या? रेसिस्टेंस जो है हमारा रेसिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अच्छा, ये स्टेटमेंट कैसे है? अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े? अभी हम लोग ऊपर में क्या पढ़े थे? यहाँ देखिए क्या पढ़े थे, R। ठीक है, ओके। यहाँ क्या पढ़े हम लोग? R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। इससे क्या पता चल रहा है कि रेसिस्टेंस हमारा रेसिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टेंस क्या है हमारा? रेसिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग लिखते कैसे है? इसको इस तरह से करके लिखते हैं। रो को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इस तरह से करके। ये एक्चुअली पी लिखा है, मतलब थोड़ा घुमा के पी लिख दिया, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया रेसिस्टिविटी। मीन्स क्या? रेसिस्टिविटी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? रेसिस्टेंस के।
अच्छा, इससे हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो जैसे एरिया को ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इंटू ए हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, इक्वल किधर लाएंगे तो एल आ जाएगा, और यहाँ पे रो हो गया। मीन्स क्या, रो रेसिस्टिविटी है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेसिस्टेंस के है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे वही किया है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, लेंथ हो गया। इससे हम लोग क्या मिला, यहाँ पे जो अभी मैं आपको ऊपर समझाया हूँ, यहाँ पे जस्ट लाइक थोड़ा बहुत वही समझा के लिखा है, अभी यहाँ पे उस तरह से लिखा नहीं है, उतना डीपली बताया नहीं, बस मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि रो जो होता है, मीन्स रेसिस्टिविटी होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेसिस्टिविटी किसके, रेसिस्टिविटी हमारे लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम लोग रेसिस्टिविटी को और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ये, दिस इज व्हाट वी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो रेसिस्टिविटी को बोलते हैं। जो मटेरियल का रेसिस्टिविटी होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ रॉड डेड सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। 1 मीटर लॉन्ग मतलब 1 मीटर लंबा, और जो उसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इसी को ना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे फिगर में आपको मैं बताता हूँ, यहाँ जो ये जो चीज़ दिया हुआ है, आप थोड़ा बेसिकली अच्छी तरीके से समझिएगा, मैं इसे बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी को क्लियर कर दूँ। तो समझना कैसे है, तो जैसे से बता रहा हूँ उस तरह से समझिए आप। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, हम लोग ऐसे रॉड बना देते हैं, कोई एक रॉड है, ओके, जैसे यहाँ पे, ओके, जैसे यहाँ पे जैसे ये क्या है, रेक्टेंगुलर रॉड है हमारा, ये रेक्टेंगुलर रॉड है। तो इसमें पढ़ते हैं कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग। जैसे ये 1 मीटर लंबा है, मान के चलिए 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 मीटर लंबा है। ध्यान समझिएगा, ये क्या 1 मीटर ऐसे यहाँ से यहाँ तक लंबा है। 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया, 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन मीन्स क्या, 1 स्क्वायर मीटर, यानी 1 इधर रहेगा तो इसका एरिया क्या निकलेगा, 1 स्क्वायर मीटर निकलेगा। 1 मीटर ये 1 मीटर इधर, तो इसका क्या एरिया निकल जाएगा, 1 स्क्वायर मीटर। मीन्स क्या, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वो भी 1 मीटर स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब यही है कि लेंथ भी 1 मीटर है और ब्रेथ भी 1 मीटर है, और इसका हाइट भी जो क्या है 1 मीटर है। अब क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से आप सभी को, ओके। इसका लेंथ भी 1 मीटर है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो हमारा लेंथ हो गया, लेकिन क्रॉस सेक्शन हमारा कौन सा बन रहा है, ये जो ऐसे बना हुआ ना, ये पोर्शन, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, 1 मीटर स्क्वायर निकलेगा। वही यहाँ पे है 1 मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ, और 1 मीटर लॉन्ग बताया गया, जो कि ये 1 मीटर लॉन्ग है, और जो ये जो एरिया है, ये पोर्शन फ्रंट पोर्शन है, ये हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि 1 मीटर लॉन्ग भी है, 1 मीटर स्क्वायर मीटर, कहने का मतलब ये 1 मीटर क्यूबिक ना हो गया, ये 1 मीटर क्यूबिक हो गया। वही यहाँ चीज़ बताया है कि यहाँ ये बोलते द रेसिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। अब इसको अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेंथ इज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर, सो इट बिकम्स 1 मीटर क्यूबिक। अभी मैं आप लोगों को बताया कि जैसे ये है, ये भी 1 है, लेंथ भी 1 हो गया, ब्रेथ भी 1 हो गया, हाइट भी 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया। यदि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, 25 सेकेंड इसको रिवाइंड करके बार बार देखिएगा, ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा, बिकम 1 मीटर क्यूब।
अब हम लोग क्या बोलते हैं, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस बिटवीन अपोजिट फेसेस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस। 1 मीटर अपोजिट फेसेस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस। जैसे ये क्या है, क्यूब है 1 मीटर, तो इसका तो अपोजिट फेसेस इसमें आप नोट कर लीजिए, इसका अपोजिट फेसेस क्या है, ये है पीछे वाला, इसका अपोजिट कौन सा है, ये पीछे वाला हो जाएगा, जो कि सब्सटेंस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस बिटवीन टू। तो अब जो इन दोनों के बीच का जो हमारा रेसिस्टेंस निकलेगा वही हमारा रेसिस्टिविटी है। ठीक है, समझे बात को। तो ये कहने का मतलब इसका यही है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये 1 मीटर हो गया, ये लेंथ हो गया, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान इसको करके हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पीछे साइड का निकलेगा, ये जो पीछे साइड वाला पोर्शन है इसका निकलेगा, और ये जो आगे वाला पोर्शन है इसका निकलेगा। तो यही पीछे वाला जो पोर्शन है ना इसका, और ये आगे वाले पोर्शन के बीच का जो लेंथ है वो भी तो 1 ही मीटर है। तो वही बोल रहा है, ये जो 1 मीटर है ना, और इसके बीच का जो रेसिस्टेंस है, यहाँ इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन के बीच का जो रेसिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ये यही बोला है यहाँ पे, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस बिटवीन अपोजिट फेसेस बोल रहा है ना। इसलिए अपोजिट फेसेस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अपोजिट फेसेस किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, और पीछे साइड वाले को बोल रहे हैं। अपोजिट फेसेस, कोई भी अपोजिट फेस हो सकता है, साइड वाला भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो उनके बीच का जो रेसिस्टेंस निकलेगा ना, अपोजिट फेसेस के बीच का जो रेसिस्टेंस निकलेगा, अपोजिट फेसेस के बीच का जो रेसिस्टेंस निकलेगा वही हमारा क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस होता है। हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 मीटर में, 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर स्क्वायर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई भी रॉड है तो उसको हमको उसमें कन्वर्ट करना होगा, और उसके बीच का हमको रेसिस्टेंस निकालना होगा अपोजिट फेसेस का। उसके बाद पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का हमारा रेसिस्टिविटी क्या है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो पीछे रिवाइंड करिएगा, वीडियो और क्लियर हो जाएगा। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड भी रिवाइंड करके देख सकते हैं, अच्छी तरीके से क्लियर होगा ये पॉइंट। अब हम लोग यहाँ से तो ये सीख लिए भाई, ये क्या दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए क्या है, इसका यूनिट निकालेगा। यूनिट कैसे निकालेगा, तो रो, ठीक है, रो का यूनिट क्या निकालेगा, तो रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, एरिया क्या निकलता है, मीटर स्क्वायर निकलता है, और लेंथ का क्या निकलता है, मीटर। तो यहाँ 1 मीटर है, ठीक है, बात समझे। यहाँ पे क्या है, 1 मीटर है, यहाँ नीचे यहाँ 2 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर है, तो इसमें से 1 मीटर और यहाँ से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारा, ओम मीटर बच गया। तो रो का हमारा क्या आ गया, ओम मीटर। रो का हमारा क्या आ गया, ओम मीटर। यहाँ पे देखिए निकाला ओम मीटर, मीन्स क्या, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, एंड रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम। रेसिस्टेंस का सिर्फ ओम होता है, एंड रेसिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। याद रखिएगा, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। हम लोग यहाँ देखिए रेसिस्टेंस का पढ़े थे, आप लोग एक बार फिर से दिखा दूँ, कहाँ गया, ये सब पॉइंट नोट करने वाला, आप लोग नोट करते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट किसका, रेसिस्टेंस का ओम है, लेकिन हम लोग रेसिस्टिविटी का क्या पढ़े थे, रेसिस्टिविटी का ओम मीटर पढ़े थे। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, लेकिन रेसिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर होता है, जो कि अभी हम लोग पढ़े थे तुरंत। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओके, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्या है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। ये याद रखिएगा, लेंथ और थिकनेस पे कभी डिपेंड नहीं करता। उसका 1 मीटर एंड 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस पे निर्भर करता है। ठीक है, समझे बात को, ना कि थिकनेस कितना भी रहे उस पर डिपेंड नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। जिस तरह का
उसका नेचर है, जिस तरह का टेम्परेचर है उसका, उस पर निर्भर करता है हमारा रेसिस्टिविटी। ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, VVI आप इसे नोट कर लीजिए। ये देगा CBSE का जो भी MCQ लेगा एग्ज़ाम, तो उसमें ये क्वेश्चन देता है कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, और उसमें आपको कंफ्यूज कर देगा ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर क्यूबिक दे देगा। इसीलिए इस बात को याद रखिए। और ये भी दे सकता है कि वो किस पर डिपेंड करता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी को ध्यान में रखेंगे, पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी, लेकिन ध्यान में रहेगा रेसिस्टेंस। अच्छा रेसिस्टेंस तो डिपेंड रहता है लेंथ पे, हाँ इसमें है तो यानी सही होगा ये। नहीं, इस चीज़ को आप गलत मत करना। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, मैं जब PDF दूंगा ना, तो इसी तरह का बहुत सारा पॉइंट आएगा, जैसे कि कंडक्टर इंसुलेटर में क्या मेजर डिफरेंसेस है, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में क्या मेजर डिफरेंसेस है। ठीक है, ओके, समझ रहे बात। और गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर एंड एमीमीटर में क्या डिफरेंस है, ये सब मेजर डिफरेंसेस है। ओके, मैं जैसे ही मतलब ख़त्म होगा चैप्टर, उसके बाद NCERT में आऊँगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, NCERT में आऊँगा। उसके बाद फिर एक PDF तैयार होगा, नोट्स हमारा तैयार होगा, जो कि आपको PDF के रूप में लास्ट वीडियो या फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा आपको, और आप लोगों को बता भी दूंगा। हो सकता है जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँ। ओके, तो इसी तरह से मैं बनाऊंगा, आप लोग को पहुंचा दूंगा, भेज दूंगा, आप लोग ले लो, डाउनलोड कर लेना। तो रेसिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और थिकनेस, इस बात को VVI कर लो। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। रेसिस्टिविटी बताने से क्या होगा, रिवाइज होते रहेगा। ओके, तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के बीच का जितना भी आप खुद कैलकुलेट करो, खुद खोजो क्या क्या डिफरेंसेस है, और उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, उससे क्या होगा कि आपका रिविजन होगा। कंडक्टर इंसुलेटर का मैंने आपको पढ़ाया, उनका भी बताओ, उनका भी सोचो क्या होगा। जो बताओ, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखो, बताओ, ताकि उससे क्या होगा ना, आपका रिवाइज होगा, आपको याद रहेगा, अधिक दिन तक याद रहेगा। और वो सब बेसिक कंसेप्ट है, वो आप जब इंजीनियरिंग करोगे या कुछ भी करोगे आगे, तो काफ़ी मदद करेगा आपको ये नॉलेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ओके, we can use the resistivity value to compare the resistance of two more substances। मीन्स हम लोग रेसिस्टिविटी वैल्यू रहता है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं किसी दो के बीच का रेसिस्टेंस नापने के लिए। दो सब्सटेंस के क्या, हाँ किसका ज़्यादा किसका कम है। यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, रेसिस्टेंस हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस is in the same way when we talk of resistivity. It actually means electrical resistivity. The resistivities of some common substances or material are given on the next page। मीन्स दिया हुआ सिल्वर का इतना रेसिस्टिविटी होता है, इसका मतलब यही है कि सिल्वर का देखिए कितना है, 1.3 मीन्स सबसे कम है रेसिस्टिविटी, इसीलिए इसमें से करंट ज़्यादा पास होता है। अब जैसे से देखिए बढ़ते जा रहा है, सेमीकंडक्टर थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा रेसिस्टिविटी हमारे इंसुलेटर का है। तो जिसका ज़्यादा रेसिस्टिविटी रहेगा वो उतना ही करंट को आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, सिल्वर का 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है रेसिस्टिविटी। कॉपर का कितना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा कैसे हो गया, 69 हो गया। इसे बढ़ते जा रहा है, फिर 2 में आ गया, तो रेसिस्टिविटी बढ़ते जा रहा है। ओके, रेसिस्टिविटी बढ़ते जा रहा है एंड कंडक्टिव मतलब उसमें करंट का प्रवाह होने का, करंट पास होने का क्षमता भी कम होते जा रहा है। रेसिस्टिविटी बढ़ता है और करंट पास होने का क्षमता कम होते जा रहा है। ओके, सेमीकंडक्टर हो गया, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर में ना तो कंडक्टर ना तो इंसुलेटर इसको कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, by seeing that resistivity of copper is इतना 1.69 to 10⁻⁸ ohm meter, we mean that
if we take a rod of copper metal of 1 meter long and 1 square meter in area cross section, then its resistivity is 1.69। कोई भी लीजिए आप, मान लीजिए कॉपर का लिए, सिल्वर का ही आप ले लीजिए। सिल्वर का मान लीजिए हम लिए 1 मीटर, क्या इसका 1 मीटर ये लॉन्ग है, 1 मीटर क्या सिल्वर ये लॉन्ग है, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है ये पीछे वाला, ओके, ये 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसके इस फेस और इस फेस के बीच का जो रेसिस्टेंस आएगा वही हमारा रेसिस्टिविटी आएगा। तो उसका रेसिस्टिविटी क्या निकलेगा, सिल्वर का हमारा कितना है 1.69 इंटू 10 टू द पावर 1.60 इंटू 10 टू पावर -8 है, 8 ओम मीटर है। ओके, इसको ऐसे समझिए तब आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट, सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसका सबसे कम रेसिस्टेंस है, ओके, और ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर, ये ज़्यादा करंट वो पास कर सकता है, उसको कोई बाधा नहीं आएगी। मीन्स सिल्वर के थ्रू करंट पास होने में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी उसका कम है, वो अधिक रेसिस्टेंस नहीं दे सकता है, इसीलिए। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वी यूज़ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम have very low resistivity, due to which they are very good conductor of electricity. From this discussion we conclude that silver, copper and aluminum are very good conductor of electricity. Okay, मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा कॉपर एल्यूमिनियम जो है हम लोग हाई ट्रांसमिशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी उसको पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का। आप देखोगे अपने घर के बाहर देखोगे वही सब कॉपर और एल्यूमिनियम का ही मैक्सिमम यूज़ किया हुआ है, सिल्वर का यूज़ कहीं नहीं होता जल्दी। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा देखिए, द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, मीन्स 2 मेटल 3 मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है, उसको एलॉयज बना दिया, उसको उसका रेसिस्टिविटी आर मच मोर हायर, उसका रेसिस्टिविटी अधिक होता है, मीन्स उसका रेसिस्टेंस अधिक होता, मतलब वो रोक सकता है करंट, देन दोज ऑफ प्योर मेटल। ये तो शुरू में ही मैंने आप सभी को बताया था कि जो मेटल अलॉय है उसका रेसिस्टिविटी हाई रहता है देन प्योर मेटल्स, ये इसको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में आप देखना जरूर, ओके, वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कैसे है वो चीज़, फॉर विच दे आर मेड। ओके, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट रेसिस्टिविटी ऑफ कांस्टेंट, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन, रेसिस्टिविटी ऑफ व्हाट, मैग्नीन, विच इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड मैग्नीज एंड निकल। ओके, आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है मैग्नीन किसका एलॉय है, तो आपको ये तीनों नाम बताना होगा, या तो आपको ये दे देगा कॉपर मैग्नीज एंड निकल मिक्स विच अलॉय, तो आपको ऑप्शन में रहेगा मैग्नीन रहेगा, ओके, मैग्नीन रहेगा, एक कॉन्स्टेंटेंट रहेगा, एक टंगस्टन भी रह सकता है, तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के देगा। ओके, क्वेश्चन बहुत घुमाने का तरीका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मीन्स यहाँ पे मैग्नीन का जो मतलब रेसिस्टिविटी 25 टाइम्स मोर देन कॉपर है, एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ कांस्टेंटन इज 30 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर मेटल, इज ड्यू टू विच देयर हायर रेसिस्टिविटी एंड मैग्नीन एंड कांस्टेंट अलॉय आर यूज टू मेक रेसिस्टेंस वायर, मीन्स रेसिस्टर के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज टू रिड्यूस द करेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब करंट को कम करने के लिए। अनदर अलॉय हैविंग हाई रेसिस्टिविटी इज नाइक्रोम, ये तो जान रहे हो आप लोग, करंट वहाँ से कम पास होगा और वोल्टेज ज़्यादा होगा, इसको हम और आगे समझेंगे बेहतरीन तरीके से जब हम लोग बढ़ेंगे ना आगे की ओर, इलेक्ट्रिसिटी के एकदम लास्ट तक बहुत बढ़िया से समझ में आएगा ये सब का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, हाई रेसिस्टिविटी नाइक्रोम का कैसे क्या है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या, अलॉय ऑफ निकल क्रोमियम एंड मैग्नीज एंड आयरन हैविंग रेसिस्टिविटी ऑफ अबाउट 60 टाइम्स मोर दैन डैट ऑफ कॉपर। ओके, ये सब जितना भी अभी मैंने पॉइंट बताया इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है इससे भी। यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा इसी से आएगा, इसी से नहीं आने, मतलब कहने मतलब इस टाइप का देगा, खुद घुमा फिरा के देगा, इसी कॉन्सेप्ट पे देता है। आप ये मत समझना कि हूबहू यही आने वाला, आपको बस कॉन्सेप्ट दिया जाता, आप रटो मत, आप समझो, अच्छी तरीके से समझो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। साइंस का मतलब यही होता है क्या कहना चाह रहा है वो, रटना नहीं है, रटने से
क्या होगा ना कि याद तो रहेगा बट कुछ दिन तक याद रहेगा, आप भूल भी जाओगे। इसीलिए रटो नहीं, समझो क्या है कैसे है। अच्छा यहाँ पे हम लोग देख लेते क्या लिखा हुआ, द हीटिंग एलिमेंट of electrical heating appliances such as electric iron, twister are made of an any alloy rather a pure matter। प्योर मैटर मतलब इसका जो भी हीटिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन टोस्टर, इसका जो हीटिंग मेटल है, हीटिंग एलिमेंट है, वो प्योर मेटल से नहीं बनता, वो एलॉय से बनता है। नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया। जैसे ये देखिए, ये क्या है, हीटर का है, ये क्या चीज़ बना हुआ है, नाइक्रोम से बना होता है, क्योंकि इसका हाई रेसिस्टिविटी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है अब यहाँ कारण क्या है इसका, अच्छा ये क्यों, इसका कारण पूछ देगा आप लोग को एग्जाम में, ये तो दे देगा और उसका कारण पूछ देगा। बोल देगा एग्जाम में कि द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन एंड ट्विस्टर etc आर मेड ऑफ एन अलॉय rather than a pure metal। वाई, क्यों, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिए कारण क्या है, ये सब बारीक कोई पढ़ते नहीं है बच्चे, इसीलिए समझ में नहीं आता। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेसिस्टिविटी, क्यों ऐसा क्यों होता है, ये इसका कारण क्या है, जो ब्लैक से जो लिखा हुआ डार्क डार्क, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही है, द रेसिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ ए प्योर मेटल। ये तो ठीक वाला पॉइंट क्लियर हो गया। एन अलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा, इसलिए वो बर्न नहीं होगा इजीली even at high temperature when it is red hot। For example, nichrome alloy is used for making heating element of electrical appliances such as electric iron toaster, electric kettle, okay, room heater, water heater, geyser, hair dryer etc। because nichromes, अब इसका कारण यहाँ पे दिया हुआ है, यही इसी चीज़ को जो यहाँ कारण बताया ना, इसको मोटा मोटा अक्षर में यहाँ लिख दिया। ओके, मीन्स क्यों बनाया जाता है, मतलब अलॉय से ही क्यों बनाया जाता है, प्योर मेटल क्यों नहीं रहता। तो अलॉय से बनाने का कारण यही है कि जो हो रहा था वो सबका हाई रेसिस्टेंस हो जाता है, हाई रेसिस्टिविटी हो जाता है, जो कि वो क्या करता है, हाई रेसिस्टिविटी होता है और लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। और ये क्या होता है कि ईजिली सब ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है, ईजिली डज नॉट गो ईजिली इन ऑक्सीडेशन, अंडर ऑक्सीडेशन, और बर्न ईजिली, ओके, इवन एट हाई टेम्परेचर। बस यही कारण है। ड्यू टू दिस रीजन्स नाइक्रोम वायर कैन kept रेड हॉट विदाउट बर्निंग और ब्रेकिंग इन एयर। इसीलिए जो भी जैसे कि वाटर हीटर रहता है, वाटर हीटर में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम का ही रहता है, जो कि हीट करता है पानी को, उसके अंदर हीट करता है और वो जलता है। जलने से क्या होता है, वायर जैसे घुमा घुमा जैसे रहता है ना, वाटर हीटर का ऐसे घुमा घुमा रहता है, इसके अंदर में सेट किया होता है क्या, नाइक्रोम, जो कि अंदर से हीट करता है और ये जो बाहर से रहता है आयरन उसको हीट करता है, और पानी जो रहता है बकेट में रखा हुआ उसको हीट कर देता है। आप कुछ देर का क्या करिए कि अब इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऐसे करना नहीं है, ख़तरनाक है। जैसे मेरे से हो गया था एक बार, मेरे से गलती हो गया था, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या किया था एक बार, इलेक्ट्रिक जैसे कि रूम हीटर बोल रहा हूँ, क्या बोलता हूँ, जैसे वाटर हीटर है, उसको मैं स्विच ऑन कर दिया। ओके, स्विच ऑन कर दिया, पानी में ऐसे ऐसे रखा हुआ था, पानी में ऐसे करके, बकेट में पानी था, ऐसे ऐसे रखा हुआ था, स्विच ऑन था, ठीक है। गर्म जब हो गया तो मैं क्या किया, यहाँ से स्विच नहीं बंद करके यहाँ से मैं उठाया और इसको बकेट लेके चला गया, और ये इसी तरह से रह गया। थोड़ी देर बाद क्या पता चला कि ये पूरा हीट हो गया, मीन्स येल्लो, मीन्स रेड हो गया। मीन्स यहाँ से करंट तो दही, मतलब यहाँ से स्विच तो ऑन ही था और ये जल ही रहा था। उससे क्या पता चला, ये पूरा रेड हॉट हो गया, मतलब पूरा जलने लगा। उससे क्या पता चलता है ना कि बाहर का जो चीज़ है वो हमारा नाइक्रोम नहीं है, अंदर में उसके नाइक्रोम सेट किया गया है। ओके, जैसे जो वायर है, ये जो हमारा जो ऐसे ऐसे घुमा के बनाया हुआ रहता है, इसके अंदर में रहता है, अंदर में रहता है नाइक्रोम सेट, और बाहर से कुछ मेटल रहता है जो कि हमारे पानी को क्या करता है, गर्म करता है। ओके, आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा, मेरे से हो गया था, इसीलिए मैं आप लोगों को सोचा कि बता दूं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर लाइक मेटल इज़ वेरी लो। ओके, इसका बहुत ही कम
कंडक्टर्स का रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसीलिए वहाँ से करंट पास करता है। द रेसिस्टिविटी मोस्ट ऑफ द मेटल इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। ओके, अभी मैं आप लोग को क्या बताया था, अभी मैं आप लोग बताया था कि रेसिस्टिविटी होता है जो हमारा नेचर, किस तरह का नेचर है, मतलब मटेरियल का कैसा नेचर है और उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि यदि मेटल का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते तो उसका रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑन अदर हैंड द रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर लाइक इबोनाइट, ग्लास, डायमंड इज़ वेरी हाई एंड डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। इसका ये तो इंसुलेटर हो गया तो इसका कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। ओके, तो इसका हम लोग यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके रेसिस्टेंस पे या रेसिस्टिविटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो इंसुलेटर है। द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम इज इन बिटवीन दोज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, यहाँ पे यही चीज़ दिया हुआ, जैसे हम लोग यहाँ जो पढ़े हैं ना, जैसे हम लोग ये पढ़े हैं। ओके, ये सब जो पढ़े, कंडक्टर का क्या रेसिस्टिविटी होता है, ये जो भी होता है इसका रेसिस्टिविटी। ओके, सेमी कंडक्टर का क्या रेसिस्टिविटी होता है, मतलब बीच में लाई करता है, इंसुलेटर कंडक्टर के बीच में रेसिस्टिविटी जो है ना बनेगा, वही सेमी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कहलाता है। ठीक है, बस इसमें और कुछ दिया हुआ नहीं है। अब न्यूमेरिकल है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स। ओके, यहाँ देख लेते हैं पहले ये क्या दिया हुआ है। न्यूमेरिकल 1-2 देख लेते हैं क्या है, एक पहले देख लेते हैं, अगला आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा तो कल तो मैं बताऊंगा ही। ओके, सैम्पल प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है एंड लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है। हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ इतना ओम, कैलकुलेट ई रेसिस्टिविटी। मीन्स आपका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है एंड रेसिस्टेंस दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। इस फॉर्मूला पे पुट कर दो, बस आपका रेसिस्टिविटी निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना था इसमें, सब कुछ दिया हुआ, बस फॉर्मूला पे पुट करिए, आपका निकल जाएगा। ओके, आज हम लोग रहने देते हैं यहीं तक, कल हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, तो वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके वहाँ तक शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो इसके थ्रू जो डाला जा रहा है इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचे। और लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, और जो मैं बताया हूँ कि रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस बताइए कमेंट बॉक्स में, कंडक्टर इंसुलेटर के बीच का डिफरेंस बताइए, जो भी अभी आपने पढ़ा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो नहीं पढ़ पा रहे उन तक ये वीडियो पहुँचे, वे भी पढ़ सके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से और 2020 टेक के साथ कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ट्यूसडे को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।